हर क्वार्टर म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियोज में कई स्टॉक्स ऐड करते हैं और कई स्टॉक्स से अपना एक्सपोजर कम भी कर देते हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर सिर्फ ये देखना इम्पोर्टेंट नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स ने कौन से स्टॉक्स खरीदे, बल्कि ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने ये स्टॉक्स क्यों खरीदे। इसीलिए मैंने लेटेस्ट म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग डेटा को एनालाइज किया। उसमें से सिर्फ उन कंपनीज को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है जहां रीसेंट क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद मैंने हर कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में इवेलुएट किया और उस रिसर्च के बाद मुझे 3 कंपनीज ऐसी मिली जिन्हें डिस्कस और ट्रैक करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एज एन इन्वेस्टर। तो आज के वीडियो में हम इन 3 बिजनेसेस को डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड्स की नज़र इन कंपनीज पर क्यों पड़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है। तो अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 कंपनी से, जो है पूनावाला फिनकॉर्प। इस कंपनी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिटेल लेंडिंग स्पेस में है, जहां बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स पहले से ही मौजूद हैं। फिर भी रिसेंट मंथ्स में कई म्यूचुअल फंड्स ने पूनावाला फिनकॉर्प में अपने एक्सपोजर को बढ़ाया है। शेयर होल्डिंग डेटा को देखें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग मार्च 2025 में 4.29% थी, जो मार्च 2026 में बढ़कर 7.03% हो गई है। यानी लगातार 4 क्वार्टर्स में एक्यूमुलेशन हुआ है और 19 म्यूचुअल फंड हाउसेस की ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल रहा है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी पर ग्रेजुअली ज्यादा बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसको नंबर्स के थ्रू समझते हैं, लेकिन पहले बिजनेस पर एक नजर डालते हैं। ये कंपनी एक रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है जो पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल लोन्स और एमएसएमई फाइनेंसिंग जैसे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। लेकिन मुझे इस बिजनेस का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सिर्फ इसका ग्रोथ नहीं लगता, बल्कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी लेंडिंग स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली रीपोजिशन किया है। मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ एग्रेसिवली लोन बुक बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ, बेटर अंडरराइटिंग और स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट पर भी रहा है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो टर्न अराउंड काफ़ी क्लियरली नजर आता है। FY 2023 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2000 करोड़ था, जो FY 2026 तक बढ़कर करीब 6800 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एबिटा भी इसी पीरियड में लगभग 1400 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन एक एनबीएफसी को इवेल्युएट करते वक्त मैं सिर्फ रेवेन्यू और एबिटा को नहीं देखती हूँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोन बुक की क्वालिटी, रिटर्न रेशियोज और बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ। कंपनी ने अपने रिटेल लेंडिंग फ्रेंचाइजी को स्टेडीली एक्सपैंड किया है और ग्रोथ के साथ एसेट क्वालिटी मेंटेन करने पर भी काफ़ी फोकस रखा है। इसी वजह से मार्केट ने इसे एक इम्प्रूविंग लेंडिंग फ्रेंचाइजी के रूप में देख रहा है, ना कि सिर्फ एक फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी के रूप में। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक लगभग 2.9 टाइम्स प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनबीएफसी को जनरली पीई रेशियो से ज़्यादा प्राइस टू बुक बेसिस पर कंपेयर किया जाता है। अगर प्रीमियम रिटेल लेंडर्स से कंपैरिजन करें कंपनी का, तो वैल्यूएशन अभी भी अनरीजनेबल या यूफोरिक जोन में नहीं लगती। यानी अगर कंपनी अपनी अर्निंग्स और रिटर्न रेशियोज को इम्प्रूव करती रहती है तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन की भी पॉसिबिलिटी बनी रह सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? मेरे हिसाब से इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला, इंडिया की रिटेल क्रेडिट स्टोरी अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ फेज में है। दूसरा, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपना एग्जीक्यूशन काफी इंप्रूव किया है और लेंडिंग फ्रेंचाइजी को स्ट्रेंथन किया है। और तीसरा रीजन है ऑब्वियस, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। लेकिन रिस्क को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनबीएफसी बिजनेस में वैल्यूएशन तभी जस्टिफाई होती है जब एसेट क्वालिटी कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहे। अगर फ्यूचर में क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती है या जीएनपीए और एनपीए डिटोरिएट करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन दोनों पर प्रेशर आ सकता है।
इसीलिए इस कंपनी को मॉनिटर करते वक्त सिर्फ लोन ग्रोथ नहीं बल्कि एसेट क्वालिटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और क्रेडिट कॉस्ट पर भी इक्वल नजर रखनी होगी। ओवरऑल ये कंपनी मुझे एक इम्प्रूविंग बिजनेस नजर आता है और शायद इसी वजह से रीसेंट मंथ्स में म्यूचुअल फंड्स ने भी इस स्टॉक पर अपना कन्विक्शन बढ़ाया है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है हैप्पी फोर्जिंग्स। ये नाम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शायद उतना फेमिलियर ना हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स स्पेस को क्लोजली फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स इस कंपनी को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग डेटा में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग दिसंबर 2025 के 11.59% से बढ़कर मार्च 2026 में 14.63% हो गई है। सिर्फ एक क्वार्टर में 304 बेसिस पॉइंट्स की जंप, और अब 10 म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक में स्टेक होल्ड करते हैं। अब कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। कंपनी प्रिसिशन फोर्स्ड और मशीन कंपोनेंट्स बनाती है जो कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, फार्म इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई किए जाते हैं। इस बिजनेस के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होते हैं और प्रोडक्ट्स हाईली इंजीनियर्ड होते हैं। इसीलिए एक बार सप्लायर अप्रूव हो जाए तो उसे रिप्लेस करना कस्टमर्स के लिए भी आसान नहीं होता है। अगर हम स्टॉक की प्राइस की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने लगभग 55% का रिटर्न दिया है। इस वक्त भी स्टॉक अपने हायर लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो ये दिखाता है कि मार्केट कंपनी के एग्जीक्यूशन पर कॉन्फिडेंस दिखा रही है। लेकिन सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं होता, तो इसीलिए हम बिजनेस के नंबर्स देखते हैं। फिनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आते हैं। रेवेन्यू 2021 में 591 करोड़ से बढ़कर FY 2026 में लगभग 1546 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटा 165 करोड़ से 471 करोड़ हो गया है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगातार इंप्रूव होते हुए 27 से 30% तक पहुंच गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू बढ़ने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। नेट प्रॉफिट भी FY 2021 के 86 करोड़ से बढ़कर FY 2026 में 312 करोड़ हो गया है। मतलब ग्रोथ सिर्फ सेल्स में नहीं है, अर्निंग्स में भी दिख रही है। बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी लगती है। टोटल एसेट्स लगातार ग्रो हुए हैं और कंपनी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में स्ट्रॉन्ग इंक्रीज दिख रहा है जो कैपेसिटी एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। इसके बावजूद डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.11% के आसपास रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से काफी कंफर्टेबल है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है, जबकि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ नेगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी नए प्लांट्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन पर एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे होंगे। मेरे हिसाब से इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। दूसरा, हैप्पी फोर्जिंग्स हाई वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है जहां एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई हो सकते हैं। और तीसरा, कंपनी ने ग्रोथ के साथ मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज भी मेंटेन किए हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जनरली पसंद आता है। ओवरऑल हैप्पी फॉर्जिंग्स मुझे एक ऐसा इंजीनियरिंग बिजनेस लगता है जहां ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट तीनों साथ साथ इंप्रूव हो रहे हैं, और शायद इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी इस कंपनी में बना हुआ है। थर्ड स्टॉक में जाने से पहले धन का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसका नाम है स्टेप अप SIP, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो धन प्लेटफॉर्म में स्टेप अप SIP होता क्या है? देखिए, ये कुछ ऐसे काम करता है। अगर आप आज 5,000 की SIP स्टार्ट करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हर साल ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कितना इंक्रीज होगा, आइदर परसेंटेज बेसिस पे या फिक्स्ड अमाउंट बेसिस पे। फॉर एग्जांपल 5,000 से 5,500, फिर 6,000 एंड सो ऑन। इससे आपको मैनुअली SIP अमाउंट चेंज नहीं करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होती रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली
कंसिस्टेंटली स्केल होते रहेंगे, जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में काफ़ी मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग फीचर है धन के प्लेटफॉर्म में, जिसे हम कहते हैं कंडीशनल एसआईपी, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आप अपनी एसआईपी को स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट किसी सर्टेन परसेंटेज तक डिप करे या कोई प्राइस कंडीशन ट्रिगर हो, तब एसआईपी आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है। इसका आइडिया ये है कि आप फिक्स डेट इन्वेस्टिंग के साथ साथ मार्केट करेक्शंस को भी स्ट्रैटेजिकली यूज कर सके विदाउट मैनुअली ट्रैक किए। तो ये तो हो गई धन फीचर की बात। अब चलते हैं अपने स्टॉक नंबर 3 की तरफ, जो है इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो। एविएशन इंडस्ट्री हिस्टोरिकली दुनिया के टफेस्ट बिजनेसेस में से एक मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो रीसेंट कुछ क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के अंतर्गत अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। शेयर होल्डिंग डेटा में डीआईआई होल्डिंग मार्च 2026 में 31.18% है, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग सेक्शन में एलआईसी म्यूचुअल फंड, पराग पारेख, मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को जैसे रेप्यूटेड फंड्स की प्रेजेंस दिखती है, जो लॉन्ग टर्म कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। अब म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ अपनी होल्डिंग्स क्यों बढ़ाई हैं और इस कंपनी को हमने कैसे एनालाइज करना है, ये जानने से पहले इस इंडस्ट्री के कुछ कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में फ्यूल प्राइसेस में वोलेटिलिटी, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स और इंटेंस कंपटीशन की वजह से इस सेक्टर में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना आसान नहीं होता है। इसलिए जब म्यूचुअल फंड किसी एयरलाइन कंपनी में अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं, तो उसके पीछे की वजह समझना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर बिजनेस की बात करें तो इंडिगो आज इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसका डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ अपना फ्लीट और रूट नेटवर्क ही एक्सपैंड नहीं किया है, बल्कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस पर भी काफ़ी एग्रेसिवली काम किया है। स्केल और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से आज इंडिगो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आती है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में, और यहाँ पिक्चर हमें थोड़ी मिक्स दिखती है। रेवेन्यू की कहानी स्ट्रॉन्ग है। एफआई 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 55,881 करोड़ से शुरू होकर एफआई 2026 तक रेवेन्यू 84,962 करोड़ तक पहुंच गया, यानी टॉप लाइन क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुका है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी बिजनेस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। एबिटा एफआई 2024 और एफआई 2025 में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ था, लेकिन एफआई 2026 में पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड रही। नेट प्रॉफिट लेवल पर कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी थी। इसका बड़ा रीजन है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट का बढ़ना, जो फ्लीट एक्सपेंशन के साथ नेचुरली आता है। यानी लॉस सिर्फ बिजनेस डिटेरिएशन की वजह से नहीं, बल्कि हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल की वजह से भी है। जो चीज़ पॉजिटिव नज़र आती वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहा है। और एविएशन जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में ऑपरेटिंग कैश जनरेशन को अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा वेट दिया जाता है। बैलेंस शीट देखें तो टोटल एसेट्स 1,36,002 करोड़ तक पहुंच गए हैं। फ्लीट एक्सपेंशन क्लियरली दिख रही है। लेवरेज हाई है, जो एविएशन बिजनेस की नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक हैवी एसेट हाई इन्वेस्टमेंट मॉडल है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इस कंपनी में, जब एफआई 2026 में ये नेट लॉस में थी? मेरे हिसाब से इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला, इंडिया में एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन अभी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में काफ़ी लो है, इसलिए स्ट्रॉन्ग टर्म डिमांड ग्रोथ का रन भी अभी भी अट्रैक्टिव दिखता है। दूसरा, इंडिगो का 64% डोमेस्टिक मार्केट शेयर और लो कॉस्ट ऑपरेटिंग मॉडल, इस स्केल पर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और तीसरा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की स्ट्रेंथ। इंस्टीट्यूशन समटाइम्स अकाउंटिंग लॉस से ज़्यादा कैश जनरेशन को वेट देते हैं, स्पेशली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में। लेकिन यहाँ पर हमें रिस्क नहीं भूलना चाहिए। एफआई 2026 का नेट लॉस, हाई लेवरेज और फ्यूल प्राइस सेंसिटिविटी, ये सब रियल रिस्क हैं जो इन्वेस्टर को क्लियरली समझने चाहिए। ये स्टॉक तब मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट केस बन सकता है जब आप लॉन्ग टर्म इंडियन एविएशन ग्रोथ पर कन्विक्शन रखते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये थी 3 कंपनीज जहां रिसेंट पीरियड में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। लेकिन याद रखिए, एज एन इन्वेस्टर आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड बाइंग देखकर कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
हमेशा आपको बिजनेस की क्वालिटी, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट को साथ में इवैल्यूएट करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड पर आती हूँ। अगर आपको मेरी फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.